ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज दर्शन कर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ये नेक्स्ट पार्ट है लास्ट लेक्चर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज हम वाइंडिंग अप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरे तरीके से और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कल वाइंडिंग अप चैप्टर के अंदर हमने कई सारे सेक्शंस देखे थे, ठीक है। और वो कई सारे सेक्शंस देखने के बाद हमको ये समझ में आया था कि वाइंडिंग अप चैप्टर ये एक्चुअली कंटेंट वाइज छोटा छोटा कंटेंट है, बट रीडिंग वाइज और सेक्शन नंबर वाइज बहुत बड़ा है। अभी बेसिकली सबसे पहले जितने सेक्शंस हुए हैं उनका एक स्मार्ट छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट आपको याद आएगा। और दूसरे वाली बात, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूं तो वो सेक्शंस आपने बच्चों याद रख के नखरे हैं या रख के लिखने हैं। जो सेक्शंस आपको याद नहीं है या तो फिर जिन सेक्शंस में आपका रिमेंबरिंग नहीं है। कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वाइंडिंग अप चैप्टर में जो सेक्शंस है वो ग्रुप वाइज डिवाइड किए गए हैं। ग्रुप वाइज डिवाइड किए गए हैं का सिंपल मतलब है कि देयर इज ग्रुपिंग ऑफ द सेक्शंस, और वो सभी सेक्शन हमको ग्रुप वाइज याद आने चाहिए, ठीक है। सो शुरू करते हैं कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से। बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, मैं एक एक सेक्शन यहां पे ले रहा हूं, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, सो वाइंडिंग अप सेक्शन नंबर 270 जिसमें मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप लिखा है, 271 केसेस ऑफ वाइंडिंग अप, 272 पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, एंड 273 दैट इज 273 ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, 274 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये पहले 4-5 सेक्शन वाइंडिंग अप के बारे में है। फिर लिक्विडेटर के शुरू होते हैं, 275 अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, 276 रिमूवल एंड वैकेंसी ऑफ लिक्विडेटर, 277 इंटीमेशन बाय लिक्विडेटर, ठीक है, इंटीमेशन बाय लिक्विडेटर। उसके बाद में ये लिक्विडेटर के बारे में 3 सेक्शंस है, ठीक है। फिर 278 दैट इज वाइंडिंग अप शुड बी इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज, 279 दैट इज स्टे ऑफ सूट्स, सॉरी स्टार्ट ऑफ सूट्स, यू कैन से start of suits and litigations, 280 that is stay of suits, and 281 that is reporting by liquidator to the NCLT. फिर 282 में NCLT will give directions। उसके बाद में सेक्शन नंबर आता है, दैट इज सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार, 283 दैट इज कस्टडी ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 284 प्रमोटर और डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग उन्होंने कोऑपरेशन करना चाहिए। फिर 285 दैट इज सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, 286 प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ने वापस से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार करनी चाहिए। 2 से 87 दैट इज वाइंडिंग अप की कमिटी जो हमने प्रस्तावित की थी फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। फिर उसके बाद में 288 इज अ पीरियोडिकल रिटर्न। फिर 289 इट्स रिगार्डिंग हमारा जो पावर्स एंड ड्यूटीज वाला कंटेंट था वो वाला, ठीक है। मैं एक बार सेक्शन का नाम देख लूं 289 का, कितने गया 289 अभी पेंडिंग रखा है हमने, राइट। पावर्स एंड ड्यूटीज तो 290 से शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला सेक्शन हमने देखा था दैट इज 290 दैट इज पावर्स एंड ड्यूटी, जिसके अंदर सबसे पहला पावर है कि इंस्पेक्शन वगैरह कर सकता है लिक्विडेटर कंपनी के अफेयर्स वगैरह में। फिर 291 असिस्टेंस ले सकता है प्रोफेशनल से अगर उसको जरूरत पड़ती है तो। फिर उसके बाद में 290 एंड 291 पावर है। फिर ड्यूटीज के अंदर आता है 292, 293 एंड 294, ठीक है, जिसके अंदर 292 के अंदर बोला गया है कि उसने डायरेक्शंस वगैरह फॉलो करने चाहिए। डायरेक्शंस में भी प्रायोरिटी वाइज डायरेक्शन उसने फॉलो करने चाहिए, पहले एनसीएलटी, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी। फिर उसके बाद में चौथा कि भैया वाइंडिंग अप कमेटी, फिर उसके बाद में सॉरी एडवाइजरी कमेटी, फिर वाइंडिंग अप कमेटी, और फिर उसके बाद में असेट सेल कमेटी। ये यहां तक हमारा हुआ था। एंड 295 के अंदर हमने देखा था सेट ऑफ कि वाइंडिंग के अंदर हम सेट ऑफ किस तरीके से कर सकते हैं। इतने सेक्शंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे वाइंडिंग अप के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट आप ले सकते हो और पूरा कल जो हमने देखा हुआ था सेक्शन वाइज कंटेंट वाइज वो एक बार पूरा रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। गो फॉर इट फास्ट, पूरा रिवाइज कीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा नुपुर, तुषार, नेहा, गुड मॉर्निंग गाइस।
हेलो हेलो हेलो। रीड करना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज।
ओके, अगर हो गया होगा डन तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो है 296 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक अ कॉल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने पैसा अभी तक के पे नहीं किया है। सो अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि भैया लाइबिलिटीज पे करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरीज से कॉल करना जरूरी है, कॉल्स मतलब कॉल्स ऑन शेयर्स, कॉल्स ऑन अनपेड शेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो कॉल्स के साइड में लिखे रखिए कॉल्स ऑन अनपेड शेयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज का जो अनपेड शेयर्स है उसके ऊपर हम कॉल करने की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हम यहां पे बोल रहे हैं, मतलब 10 रुपए का शेयर है, उसमें से 6 पेड अप है, 4 अनपेड है, तो उस अनपेड 4 को यहां पे एनसीएलटी बुला सकता है, उसके लिए सेक्शन बनाया है। तो एनसीएलटी में बोला गया है कि मेरे को कॉल ऑन एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनाना जरूरी है, और जो ड्यूज है वो यहां पे करना जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए ऑर्डर पास करेगा एनसीएलटी और कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा आता है एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज का राइज है अमॉन्ग देमसेल्व्स एडजस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। पावर टू ऑर्डर द कॉस्ट इन द केस ऑफ कंपनी बीइंग इनसफिशिएंट टू सैटिस्फाई लायबिलिटीज, द ट्रिब्यूनल में इन द इवेंट ऑफ द असेट्स बीइंग इनसफिशिएंट टू सैटिस्फाई लायबिलिटी मेक ऑर्डर फॉर पेमेंट आउट ऑफ द असेट्स ऑफ द कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप चार्जेस, कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा फ्रॉम द असेट्स। और बेसिकली देखा जाए तो ये कॉस्ट किस कदर पे करते हैं ये हम सेक्शन नंबर 326 में देखेंगे। यहां कॉस्ट बोला है पर एक्चुअल कॉस्ट का पेमेंट सेक्शन 326 में हमको आएगा। आईबीसी के अंदर हमने देखा था कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आईबीसी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन वाइंडिंग अप के अंदर वाइंडिंग अप कॉस्ट इज सेकंड प्रायोरिटी, और ये कैसे पे करते हैं ये सेक्शन 326 में आज ही हम देखेंगे। यह होने के बाद में 299 है पावर टू सुमन अ पर्सन सस्पेक्ट ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। समझो कभी भी ऐसा वाला सिचुएशन होता है, ठीक है, देखिए जरा, इसके लिए मैंने एक चार्ट बना के रखा है। ट्रिब्यूनल आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, अगर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, मतलब ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी या कोई भी नोन पर्सन या कोई भी अननोन पर्सन, ठीक है, या एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अब अननोन पर्सन सेक्शन में तो नहीं लिखा है, तो सब्सटेंस मतलब रियलिटी के हिसाब से हम ले रहे हैं क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास पावर है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी नोन पर्सन, कोई भी अननोन पर्सन, या कोई भी पर्सन जिसको लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जिसके पास ट्रिब्यूनल को डाउट है कि उसके पास, या लिक्विडेटर को डाउट है कि उसके पास कंपनी का प्रॉपर्टी या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, या वो कंपनी को इंडेक्टेड है, कंपनी को उसको पेमेंट करना है, या इंफॉर्मेशन है उसके पास प्रमोशन, ट्रेड, डील, प्रॉपर्टी और द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रिब्यूनल ऐसे पर्सन को समन कर सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर सकते हैं, बुक्स है उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ करेंगे, बुक्स एंड पेपर उससे प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर वो इंडेक्टेड है कंपनी को तो ऐसे केसेस में उससे पेमेंट ले लेंगे, और अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी रिकवर कर लेंगे। सो सबसे पहले तो उससे ऑथ लेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से उससे कंफर्म कर लेंगे कि सच में उसके पास पूरा डाटा, पूरी प्रॉपर्टी, वो सब चीजें है क्या। रिटन इंट्रोगेशन यहां पे होगा और उसको एफिडेविट साइन करना पड़ेगा, ये बोलते हुए कि कंपनी का कोई भी ड्यूज अब उसके पास नहीं है। अगर किसी के पास बुक्स एंड पेपर्स है तो बुक्स के ऊपर बुक्स एंड पेपर्स रिकवर किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट जिसका लीन ओवर बुक्स है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर कंपनी का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एजेंट को कमीशन नहीं दिया तो एजेंट बुक्स एंड पेपर्स के ऊपर लीन रख सकता है। तो जिसका बुक्स एंड पेपर्स के ऊपर लीन है वो छोड़ के, एक्सेप्ट अ पर्सन हैव लीन ऑन बुक्स एंड पेपर्स, फॉर एग्जांपल एजेंट हु इज अनपेड फॉर कमीशन, अनपेड विथ कमीशन, कमीशन के साथ में अनपेड रहा है तो उसका बुक्स एंड पेपर के ऊपर लीन हो सकता है, तो हम वो रिकवर नहीं कर सकते, बाकी सब बुक्स एंड पेपर्स ले सकते हैं। जो इंडेक्टेड है कंपनी को, उसको ऑर्डर किया जाएगा पे करो करके, या डिस्चार्ज करो होल ऑफ द अमाउंट, और जिसके पास प्रॉपर्टी है उसने डिलीवर करना है प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ इट, जो भी उसके पास है। अगर ये पर्सन अबाउ दिया गया पर्सन जिसको ये ऑर्डर पास किया है, ये करने से अगर वो मना करता है या चूक जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज की जाएगी, उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में जब उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कॉस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए। सिंपल सी बात है, सिनॉप्सिस। अगर ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर को लगता है कि किसी भी पर्सन का कंपनी का इंफॉर्मेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी या पैसा है या इंडेटनेस है, उस पर्सन को बुलाएंगे, उससे ऑथ लेंगे, रिटर्न में इंट्रोगेशन करेंगे, उससे बुक्स पेपर्स ले लेंगे, उसे प्रॉपर्टी ले लेंगे, इंडेटनेस रिकवर कर लेंगे, और अगर वो नहीं देता तो उसको कॉस्ट लगा देंगे। बस इतना सिंपल सेक्शन है, ठीक है। बस उसके डिटेलिंग एज ए वाइंडिंग अप चैप्टर, वाइंडिंग अप चैप्टर आपको मालूम ही है, बात इतनी सी होती है, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो 299 के सामने दिया है, कृपया रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट।
लीन ऑन बुक्स का मतलब होता है नॉर्मली अगर आप एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अब एजेंट नॉर्मली प्रिंसिपल के बुक्स मेंटेन करता है, एजेंट अगर कंपनी के लिए है तो कंपनी के बुक्स मेंटेन करता है, एजेंट को कमीशन चाहिए, अगर आपने कमीशन नहीं दिया एजेंट को तो बुक्स के ऊपर लीन लेगा। लीन का मतलब है कब्जा करके रखेगा जब तक आप उसको कमीशन नहीं देते, दैट इज कॉल्ड लीन ऑन बुक्स, ठीक है, वो वैलिड होता है। अनपेड सेलर का लीन, सीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीटी फाउंडेशन, ठीक है, पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा। श्योर, डन एवरीबॉडी, ओके, बहुत बढ़िया। अब ये चीज होने के बाद में 299 होने के बाद में मैं जा रहा हूं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, और नेक्स्ट सेक्शन भी हमारा नियरली हो चुका है जो है 300 एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है 284 और 286 के साथ। इसके लिए मैंने आपको डायग्राम भी दिया था और वो डायग्राम भी हमारा हो चुका था, और उस वक्त मैंने आपको ये भी बोला था कि 300 ये कृपया रीड कर लेना। सो अगर आपने 300 रीड नहीं किया है तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि ये किस प्रकार कवर किया है हमने ऑलरेडी। ऐसा ना हो जाए कि कंफ्यूजन में जीवन में ऐसा लगे कि सर ने तो पढ़ाई नहीं भाई है, ठीक है। कितने गया, हाँ, सी दिस सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स के पहले सी दिस सेक्शन नंबर 300 ये पढ़ाया है पूरा का पूरा कि किस प्रकार आपने सेक्शन 300 को समझना है, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है, तो 300 के साइड में लिखना कि प्लीज रेफर विथ सेक्शन नंबर 284, चार्ट अंडर सेक्शन 284 लिख के रखो, मतलब बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 300 होने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 301। तो सबसे पहले अभी अपन सेक्शन नंबर 301 को लेंगे, फटाफट आ जाइए तुरंत से भी पहले। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया, ठीक है, मतलब जो भी पर्सन इंडिया में फ्रॉड करता है, ठीक है, विजय माल्या जी आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा केसरी, तो विजय माल्या जी इंडिया से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे आजकल तो ट्रेंड है ना, 1000-2000 करोड़ का फ्रॉड करो, इंडिया छोड़ के भाग जाओ, वो वाला सिचुएशन है। एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, ठीक है, ट्रिब्यूनल satisfied contributory or a person having a property accounts or the papers of the company in his possession is about to leave India. A person having a property accounts or papers is about to leave India, ठीक है, और remove or conceal any property, ठीक है, और avoid any payment etc. Tribunal may cause the contributory to be detained until such a time, ठीक है, और his books and papers movable property seize करने के लिए बोलेगा, बंदे को रोक लेगा, प्रॉपर्टी वगैरह को सीज कर लेगा, बुक्स एंड पेपर्स को कस्टडी में लेगा। ये पावर ट्रिब्यूनल को दिया है, सिंपल। अगर ट्रिब्यूनल को डाउट है कोई इंडिया से भाग जाने वाला है तो। सबसे आखिरी डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी यहां पे कर सकता है, ठीक है, और डिसोल्यूशन के लिए यहां पे सिंपल सी चीज दी गई है। नॉर्मली जब वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में जो लिक्विडेटर है वो अप्लाई करता है एनसीएलटी को, ही इज अ लिक्विडेटर, ठीक है, ही इज अ लिक्विडेटर। जो लिक्विडेटर है वो अप्लाई करता है किसको, बोले एक बार एनसीएलटी को, कि भैया वाइंडिंग अप खत्म हो चुका है, ठीक है। सो आप ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन पास कीजिए। सो एनसीएलटी ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन पास करेगा और लिक्विडेटर को देगा। लिक्विडेटर 30 दिन में ऑर्डर आरओसी को फाइल करेगा एंड आरओसी विल रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, रिमूव नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रिमूव द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। और जैसे कंपनी का नाम रिमूव हो गया, लीगल आइडेंटिटी सीज, और वो कंपनी एग्जिस्ट होने से सीज हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में इसको डिसोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और सबसे आखिरी सेक्शन 303 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट अगर कोई अपील वगैरह किया है तो उसको कैसे सेटल करना है इस बारे में है, तो दिस इज ए ट्रांजिशन प्रोविजन, आप इस सेक्शन को काट सकते हो, ये कभी का कभी खत्म हो गया, ठीक है। सो यहां तक सेक्शन नंबर 303 है। 304 से लेके 323 ये डिलीटेड है क्योंकि वॉलंटरी वाइंडिंग अप की प्रोविजन है जिसके लिए आईबीसी आया था, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि 302 एक बार रीड कर लीजिए डिसोल्यूशन का।
चलो रीडिंग हो गया तो डन कर दीजिए। चलो, आईसीआईसीआई में आईसीआई के मेंबर्स को भी लीन होता है नॉर्मली, तो वो लीन भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा बेटा मयूर, ठीक है। और उस लीन के अंदर अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह के पास बुक्स होंगे तो वो भी रिकवर नहीं कर सकते। पूरा लीन, किसी का भी लीन किसी भी लॉ में लिखा हुआ है वो यहाँ पे रिकवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली लीन का मतलब ये होता है कि अगेंस्ट डेट जब पे होंगे तभी हम लीन को छोड़ेंगे, ठीक है। ये तो कंसेप्ट बेटा बहुत बेसिक है लीन के, मतलब सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में लीन तो कई बार डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलो अभी मैं बैठ रहा हूं 324 के ऊपर, डेट्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन टू बी एडमिटेड टू द प्रूफ, ठीक है। जितने भी डेट्स है और जितनी भी चीजें हैं कॉन्टिंजेंसी वाली, डेट्स पेबल ऑन द कॉन्टिंजेंसी या क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिंजेंट जो भी है, शॉल में एडमिसिबल टू द प्रूफ अगेंस्ट द कंपनी। अगर प्रूफ होगा तो ही एडमिट किए जाएंगे, जिनका प्रूफ नहीं है वो नॉर्मली एडमिट किए नहीं जाएंगे। फिर 325 ओमिटेड है। अब हम जा रहे हैं बहुत मेन सेक्शन के ऊपर जो है 326 एंड 327। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो 326 327 में आपको डायरेक्टली पढ़ा सकता हूं, पर पहले मैं आपको ये चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 326 और 327 को मैं एक बार समझाने के बाद में या फिर एक काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो पहले तो इनको स्टार मार्क करो। एग्जाम में पूछे आने के चांसेस डबल ट्रिपल चौबल है एकदम, कि मतलब जिसका कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 326 327 अपने लेवल पे एक बार कृपया रीड करो। इस बार रीडिंग, नॉर्मली मैं पहले पढ़ाता हूं फिर रीडिंग देता हूं, इस बार हम रीडिंग के बाद में पढ़ेंगे सेक्शन, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ सवाल बनना जरूरी है, और एक बार वो सवाल बन गए तो आपको ये समझ में आएगा। साथ में आईबीसी का अगर आपके पास बुक होगा, इकोनॉमिक लॉ का बुक होगा, तो आईबीसी का जो हमारा पेमेंट प्रोसीजर है एंड एंड में कि किस प्रायोरिटी में पेमेंट किया जाता है, वो भी एक बार थोड़ा सा रीड करना। वो उसके ऊपर डिपेंडिंग ही ये प्रोसेस है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही प्रोसेस है, तो उसका भी थोड़ा बहुत हेल्प आपको हो जाएगा। और आईबीसी के पेमेंट प्रोसीजर और वाइंडिंग अप के पेमेंट प्रोसीजर, इसमें क्या फर्क है ये आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कृपया रीड कीजिए और आईबीसी का चार्ट चेक कीजिए, फिर यहां पे आइएगा। गो फॉर इट फास्ट।
पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा। रीडिंग हो जाए डन कर दीजिए प्लीज। चलो रीडिंग अगर हो गया है तो आ जाइए। ये है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट जो हमने आईबीसी में देखा था। अगर आपने आईबीसी का प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट अभी अभी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा आईबीसी के प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस और लिक्विडेशन। दूसरा था वर्कमैन एक्सपेंसेस या वर्कमैन सैलरी वेजेस जो लास्ट 24 मंथ्स के है। उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद में एम्प्लॉइज के लिए जो लास्ट 12 मंथ्स के है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि भैया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, फिर उसके बाद में बचे हुए लोग। यहां जो वाइंडिंग अप के पेमेंट्स है ये बहुत सालों से ऐसे के ऐसे है और ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। सबसे पहले हम जो पेमेंट करेंगे वाइंडिंग अप में वो कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप नहीं है, ये है वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर। आईबीसी में वर्कमैन ड्यूज सिक्योर्ड क्रेडिटर सेकंड प्रायोरिटी के अंदर थे, यहां वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर फर्स्ट प्रायोरिटी में है और ये प्रोपोर्शनेट है। ये प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि अगर कंपनी के पास असेट कम है, समझो कंपनी के पास में असेट है फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के, पर वर्कमैन ड्यूज है फॉर एग्जांपल 90 सीआर के एंड उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर है 60 सीआर के, तो अब ऐसे सिचुएशन में प्रोपोर्शनेट पेमेंट होगा। तो सवाल है वर्कमैन ड्यूज के लिए कितना पेमेंट होगा, तो भाई साहब
अगर मैं बोलूं 100 के एसेट मल्टीप्लाइड बाय 90 का वर्कमैन ड्यूज डिवाइडेड बाय 150 का टोटल ड्यूज, और सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 के ड्यूज डिवाइडेड बाय 150 के टोटल क्रेडिटर्स। इस प्रकार प्रोपोर्शनेट पेमेंट होगा। क्लियर है? ये पहला प्रायोरिटी, इसलिए 1-1 लिखा है। यहां से अगर असेट ज्यादा है, समझो असेट बहुत सफिशिएंट है, वर्कमैन पूरा पे हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर पूरा पे हो गया, तो दूसरा यहां पे प्रायोरिटी है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। इसके अंदर लिक्विडेटर की सैलरी, प्रोविजनल लिक्विडेटर की सैलरी, बिजनेस करवाने के खर्चे, सभी वाइंडिंग अप से रिगार्डिंग जितने भी खर्चे होते हैं वो यहां पे आएंगे। इससे भी पैसा बचा, इससे भी पैसा बचा, मतलब इन दोनों से पैसा बच के असेट रिमेनिंग, हर जगह पे मैं लिखना चाहूंगा असेट रिमेनिंग। तो आप कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप में जाओगे, कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप से भी अगर असेट रिमेनिंग तो आप जाओगे प्रायोरिटी नंबर 3 में, जो है प्रेफरेंशियल पेमेंट। प्रेफरेंशियल पेमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट ड्यूज आते हैं। आईबीसी के अंदर गवर्नमेंट ड्यूज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद आते हैं, यहां गवर्नमेंट ड्यूज पहले आते हैं। गवर्नमेंट ड्यूज मतलब लैंड रेवेन्यू, मतलब टैक्सेस, ठीक है, और टैक्सेस आपको लेने हैं लास्ट 12 मंथ्स के। लैंड रेवेन्यू वर्ड यूज किया है, मतलब टैक्सेस लास्ट 12 मंथ्स के। इसके अंदर सभी टैक्सेस आएंगे, जीएसटी, आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, अर्बन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी टैक्स होगा सब यहां पे आएगा। पर लास्ट 12 मंथ का बिलोंगिंग टैक्स, नॉट असेस्ड वन, ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स का जो बिलोंगिंग टैक्स है वो है। क्लियर है? असेस्ड वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो 25, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, अभी फिलहाल हम 28, 29 ईयर में है फॉर एग्जांपल, और पिछले 5 साल का 4 साल का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ और उसके अंदर 12 करोड़ का टैक्स निकला। कितने करोड़ का टैक्स निकला? 12 करोड़। उसमें 25 ईयर से 28 ईयर्स का टैक्स है 9 करोड़ एंड 28, 29 का सिर्फ 3 करोड़ है। तो अभी जो पे किया जाएगा वो सिर्फ 3 करोड़ पे किया जाएगा, 9 करोड़ यहां पे नहीं किया जाएगा। 9 करोड़ जो उठेगा, 9 करोड़ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ये पड़ा रहेगा। लेकिन यहां सिर्फ कितना पे किया जाएगा? 3 करोड़, क्योंकि वो पिछले 12 महीने से बिलोंगिंग है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, सुनना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है एम्प्लॉय ड्यूज। एम्प्लॉय ड्यूज को अगर हम ले तो इसके अंदर बहुत खतरनाक कंडीशन है। पहली बात तो एम्प्लॉय ड्यूज सिर्फ लास्ट 12 मंथ्स के कवर अप करते हैं, वो लास्ट 12 मंथ्स के, उसमें भी लास्ट 4 मंथ्स के ही काउंट करते हैं। मतलब कंसीडर करने के लिए 12 मंथ्स के करते हैं, पर लास्ट 4 मंथ्स के भी काउंट करते हैं। उसमें से मैक्सिमम पर एम्प्लॉय 20,000 के ड्यूज कंसीडर करते हैं। मतलब 3 कंडीशन है कि भैया लास्ट 12 मंथ्स के ही ड्यूज वैलिड है, लास्ट 12 मंथ्स के ही ड्यूज वैलिड है, लास्ट 12 मंथ्स के एम्प्लॉय के ड्यूज वैलिड है। उसमें से प्रायोरिटी में, मतलब थर्ड प्रायोरिटी में 4 मंथ्स के ही ड्यूज आएंगे, 4 मंथ्स के ही ड्यूज आएंगे मैक्स, उसमें भी पर एम्प्लॉय मैक्स, पर एम्प्लॉय मैक्सिमम 20,000 के ड्यूज अलाउड है। तो 3 कंडीशन कंप्लाई करनी है। लास्ट 12 मंथ्स के ड्यूज, लेट्स से लास्ट 12 मंथ्स के ड्यूज है 4 करोड़, मतलब टोटल एम्प्लॉय के ड्यूज जो है 3 साल के वो है 10 करोड़। 10 करोड़ में से लास्ट 12 मंथ्स के है 4 करोड़ और बिफोर 12 मंथ्स के 6 करोड़ है। तो ये जो बिफोर 12 मंथ्स के है ना, ये तो बेटा गए, ये तो बैड डेट, इसके साथ कुछ ही नहीं कर सकते। अब जो 12 महीने के 4 करोड़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, लास्ट 4 मंथ्स के कितने हैं और बिफोर के 4 मंथ्स के कितने हैं। लास्ट 4 मंथ्स के 1.5 करोड़ है और बिफोर 4 मंथ्स 2 मतलब 8 मंथ्स के 2.5 करोड़ है। तो ये जो बिफोर 4 मंथ्स है, 4 महीने के पहले के ड्यूज 2.5 करोड़, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएंगे। दिस विल बी स्ट्रेट बी अ पार्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये 2.5 करोड़, पर ये 4 मंथ्स में जो है 1.5 करोड़ ये कंसिडर हो रहा है, पर ये पे नहीं हो रहा है। उसमें भी पर एम्प्लॉय मैक्सिमम 20,000 कैलकुलेट करो। पर एम्प्लॉय मैक्सिमम 20,000 के हिसाब से विद इन लिमिट 90 लाख ही आ रहे हैं। मतलब 1.5 करोड़ में से विद इन लिमिट 20,000 के हिसाब से 90 लाख ही आ रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज को 20,000 के ऊपर मिलते हैं वो तो आएंगे नहीं, वो है 60 लाख, वो है 60 लाख। मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिनको 20,000 के ऊपर ड्यूज मिला, मतलब सैलरी वगैरह है, उनकी टोटल सैलरी लास्ट 4 मंथ्स की 60 लाख के आसपास आ रही है। ये 60 लाख भी उठ के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा। ये 60 मतलब 4 महीने के पहले का तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में स्ट्रेट चला गया, उसमें भी पर एम्प्लॉय के 20,000 के ऊपर का जितना भी है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में स्ट्रेट चला गया। तो यहां हम मैक्सिमम कितने ड्यूज पे करेंगे? 90 लाख ओनली, ओनली 90 लाख इन थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी के अंदर हम सिर्फ 90 लाख पे करेंगे।
आइडिया क्लियर है? फिर थर्ड प्रायोरिटी में और आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, ईएसआई, सुपरएन्यूशन। ये 100% यही पे होंगे। अगर असेट्स होंगे तो 100% यही पे होंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज के सेविंग है। ग्रेट्युटी, सुपरएन्यूशन एम्प्लॉय के सेविंग्स है, तो 100% यहां पे करना जरूरी है। फिर आएगा कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर सेक्शन 225 में हम देखेंगे। सेक्शन 225 में आपको समझ में भी आएगा, इसको पेंडिंग रखिएगा, बाद में समझ में आएगा। सो इस प्रकार ये पे किए जाएंगे। सर आपने तीनों सारों को 3333 नंबर दिया है, गवर्नमेंट ड्यूज को भी 3, एम्प्लॉय ड्यूज को भी 3, इधर स्टैट्यूटरी ड्यूज को भी 3, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी 3। यस, सबको 3 नंबर दिया है, बिकॉज ऑल 3 नंबर्स आर पेड इन प्रपोर्शन, आर पेड इन प्रपोर्शन इफ असेट्स आर लेस। अगर असेट कम है ये सब ड्यूज से, इफ असेट्स आर केवल एक बार लेस, अगर असेट्स कम है ये सब ड्यूज से, तो ऐसे सिचुएशन में ये पेड इन प्रोपोर्शन किए जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली पे किया। हाँ, अगर असेट ज्यादा है तो सबको ज्यादा ही पैसा मिलने वाला है, फिर टेंशन किस बात की? फिर असेट में से पूरा पे होगा और आगे जाएगा। अगर इन सब में से थर्ड प्रायोरिटी में से असेट बच गया, थर्ड प्रायोरिटी से असेट रिमेनिंग, असेट केवल एक बार से रिमेनिंग, तो जाएगा क्रेडिटर्स विद द फ्लोटिंग चार्ज। अब क्रेडिटर्स विद द फ्लोटिंग चार्ज आपको सीए इंटर में एक चैप्टर होगा सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87, चार्जेस ऑन असेट, ठीक है? उसके अंदर फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज आपने सुना होगा, ठीक है? नॉर्मली, हर बार नहीं, नॉर्मली फ्लोटिंग चार्ज करंट असेट्स वगैरह के ऊपर होता है। अभी तो इतना अपने पास समय नहीं है बच्चों की मैं फ्लोटिंग चार्ज को एक्सप्लेन करूं, उसी के ऊपर 1 घंटा चला जाएगा। सो याद रखिएगा, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड विद द फ्लोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद में आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जो बचे हैं ना सब ड्यूज, ठीक है? कौन कौन से? तो भैया गवर्नमेंट के ड्यूज 12 महीने पहले के, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय के ड्यूज जो हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में डाले, ये देखो ये वाले, ये एम्प्लॉयड ड्यूज है ना, यही तो हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में डाले हैं, हाँ है ना? ये ड्यूज ये सब यहां पे किए जाएंगे, और ऊपर से जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर खुद होंगे उनके भी ड्यूज यहां पे आएंगे। फिर बचेगा अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज हाउ द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट इज मेड, ठीक है? आईबीसी से थोड़ा अलग है। आईबीसी में कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस पहले लेते हैं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर गवर्नमेंट के पहले आते हैं। यहां कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस बाद में आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी गवर्नमेंट के बाद में आएगा, ठीक है? मैं चाहूंगा इसको ड्रॉ कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। एम्प्लॉय ड्यूज वाला सिचुएशन है, एम्प्लॉय ड्यूज के बारे में याद रखना।
टोटल 1.5 करोड़ लास्ट 4 मंथ्स के ड्यूज है, उसमें से पर एम्प्लॉय मैक्सिमम 20,000 है। अब बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे रहेंगे जिनके 20,000 के ऊपर की सैलरी वगैरह रहेगी, तो उनके अगर मैं 20,000 के हिसाब से कंसिडर करूं सभी एम्प्लॉयज का, मैक्सिमम 20,000 दे सकते हैं, तो सभी एम्प्लॉयज का 20,000 के हिसाब से कंसिडर करूं तो वो आ रहा है 90 लाख, मतलब 60 लाख ये वो अमाउंट है जो पर एम्प्लॉय 20,000 से ज्यादा है। तो वो 60 लाख वाला जो अमाउंट है, यहां तो हम मैक्सिमम 20,000 पर एम्प्लॉय कवर करें, तो ये जो ज्यादा का अमाउंट है अबाउट 20,000 वाला वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, $20,000 दिस इज अ लिमिट प्रिस्क्राइब बाय लॉ, 1.5 करोड़ इज एन एग्जाम्पल बेटा। ठीक है, 20,000 ये लॉ वाली लिमिट है, 1.5 करोड़ इज एन एग्जाम्पल। लिखना हो जाए डन कर दीजिए प्लीज, लिखना हो जाए डन कर दीजिए। चलो डन। ओके, सो यहां आपका प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट खत्म होता है, सेक्शन नंबर 2, 326 एंड 327। अब मैं एक साथ 4 सेक्शन लेने वाला हूं, 328, 329, 330 एंड सेक्शन नंबर 331 या फिर 332। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डबल ट्रिपल।
तो समझ में आएगा। एक मस्त चार्ट मैंने बनाया है ये तीनों सेक्शंस के लिए, थोड़ा सा इन तीनों सेक्शन का स्ट्रक्चर एक जैसा है इसलिए ये चार्ट बनाया है, तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो जाके समझ में आएगा। सेक्शन नंबर 328 एंड सेक्शन नंबर 331 दैट इज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस एंड इफेक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, ये दो सेक्शन में साथ में ले रहा हूं। फिर सेक्शन नंबर 329 एंड सेक्शन नंबर 330 ये मैं साथ में ले रहा हूं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 332 इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ये सभी चीजें अब मैं एक साथ ले रहा हूं, तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि अगर ये टाइमलाइन है और आज वाइंडिंग अप हो रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर आज वाइंडिंग अप हो रहा है तो 5-7 महीने पहले, 1 साल पहले डायरेक्टर को ऑलरेडी आइडिया आ रही हो कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। समझो अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। अगर मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और मुझे पता है कि कंपनी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वाइंडिंग अप के डायरेक्शन में जा रही है, तो मुझे 1 आध साल पहले पता होगा ऑलरेडी, आई वुड हैव नोन, 1 साल पहले मुझे ऑलरेडी आइडिया होगा कि कंपनी वाइंडिंग अप के डायरेक्शन में जा रही है। और उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्रेडिटर को प्रेफरेंस दूं, कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रेफरेंस दूं। समझो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में मेरे रिलेटिव्स पड़े हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में मेरे फ्रेंड्स पड़े हैं जिन्होंने मेरे बेसिस पे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कुछ लोग पड़े हैं मेरे अपने। अब मैंने सोचा कि अगर वाइंडिंग अप हुआ तो इनको पैसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के हिसाब से पहले वर्कमैन, एम्प्लॉइज ये सब जाएंगे और एंड में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा आएगा और वो असेट बचे तो आएगा। तो मैंने कंपनी के असेट देखे, असेट कम थे, लायबिलिटीज ज्यादा थी। मैंने बोला मेरे एम्प्लॉइज, मेरे रिलेटिव्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में है, मेरे फ्रेंड्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे आइडिया आया कि वाइंडिंग अप होने वाला है 7-8 महीने में, 1 आध साल में, मैंने कंपनी के असेट्स उठा के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दिए, मेरे रिलेटिव्स को दे दिए, मेरे फ्रेंड्स को दे दिए, मैंने दूरदर्शन को दे दिए। उसकी सैलरी पेंडिंग थी, एम्प्लॉय वर्कमैन था, वो एम्प्लॉय था, मैंने उठाई और सैलरी दूरदर्शन की पूरी पे कर दी। उसकी 10-15 लाख की सैलरी पेंडिंग थी, उसको पे कर दिया, बोला खुश रह जा। मेरा रिलेटिव था, कंपनी का गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 4-5 करोड़ देने से उठाए, एक प्रॉपर्टी दे दी, बोला ले जा। इसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में जिस सीरीज में पेमेंट मिलना चाहिए वो सीरीज अवॉइड करने के लिए अगर आपने प्रेफरेंस दिया है, वॉलंटरी प्रेफरेंस किसी भी क्रेडिटर को, तो ऐसे सिचुएशन में उसे कहा जाता है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। ठीक है, सो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो बिफोर 6 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप, मतलब समझो ये वाइंडिंग अप का डेट है 12 बजे, ठीक नहीं ऐसा नहीं, ये समझो वाइंडिंग अप का डेट है, ठीक है। अगर मैं वाइंडिंग अप का डेट बोल रहा हूं, लेट्स से 30 जून 2025, 30 जून 2025 वाइंडिंग अप का डेट है, तो 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 रात को 12 बजे तक, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि उसके पहले भैया डायरेक्टर को कोई अंदाजा नहीं है कि भैया कंपनी का वाइंड अप होने वाला है, तो अगर से देखो बिफोर 6 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप के 6 मंथ्स और उसके भी बिफोर 6 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप, बिफोर 6 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप, ठीक है। सो वाइंडिंग अप के 6 मंथ्स के भी पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, पर ये वैलिड रहेगा सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 329 प्लस 330, 329 330 के सब्जेक्ट टू वैलिड रहेगा, तो इसको पूरा वैलिड नहीं बोल सकते, यहां मैं 329 330 लिखूंगा। और ड्यूरिंग 6 मंथ्स, जो वाइंडिंग अप के लास्ट 6 मंथ्स है, विद इन 6 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप के बिफोर, बट वो 6 मंथ्स के अंदर कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स किया है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज किया है, पेमेंट ऑफ ड्यूज किया है, वॉलंटरीली विदाउट रीजन किया है, टू गिव अ डोमिनेंट प्रेफरेंस ओवर अदर क्रेडिटर, किसी एक क्रेडिटर को दूसरे क्रेडिटर के से ज्यादा डोमिनेंट प्रेफरेंस देना है, तो वैसा ट्रांजेक्शन वॉइड होगा। ये वॉइड तभी नहीं होगा अगर ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है, लॉ ने बोला है, या मेंटेन रिलेशनशिप विद क्रेडिटर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए किया है। जैसे क्रेडिटर अनसिक्योर्ड है बट रॉ मटेरियल सप्लायर है, अगर उसने रॉ मटेरियल बीच में सप्लाई करना बंद कर दिया तो कंपनी की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, और अगर कंपनी की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, मैंने ऐसे देखा है, मैं कंपनी के लिए ऑडिट के लिए जाता था, स्पाइसर करके कंपनी थी, वो कंपनी 24 घंटे 365 दिन चलती थी, 24 घंटे 365 दिन, और 12 ट्रक रॉ मटेरियल दिन भर में खा लेती थी, 12-13 ट्रक। अब ऐसे केस में अगर मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है, ट्रेड क्रेडिटर, उसको पेमेंट नहीं करूंगा तो भाई साहब फिर तो कांड हो जाएगा ना जीवन में, फिर वो रॉ मटेरियल मिलेगा, कंपनी बंद हो जाएगी। जो 365 दिन चलने वाली कंपनी अगर आप बंद कर दोगे, प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद हो जाएगी, तो हो गया काम, बिजनेस कैसे करेंगे फिर? तो ना वाइंड अप होने वाली कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, एटलीस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, उससे बिजनेस हो रहा है, उससे पैसा आ रहा है। अगर आपने बंद करवा दिया तो नॉन वाइंड अप होने वाली कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, इसलिए ये अवॉइड किया गया है।
ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर उसके बाद में दूसरा, अगर 329 330 के अंदर मैं मेंशन करना चाहूंगा वॉलेंटरी सर्टन ट्रांसफर टू बी इनवैलिड। ठीक है, ये 329 एंड 330 है। एक काम करो, पहले तो आप 328 एंड 331 ये रीड कर लो, 328 331 रीड कर लो, फिर उसके बाद में 329 330 के ऊपर जाते हैं। गो फॉर इट फास्ट। रीडिंग हो जाए तो रीडिंग डन कर दीजिएगा। रीडिंग हो जाए डन बोल दीजिएगा। डन एवरीबॉडी। सो यहां पे आपका 220 328 320 31 खत्म हो चुका है। वी आर गोइंग फॉर 329 एंड 330।
ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज भाई साहब थोड़ा सा मुश्किल है। रेडी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। नेक्स्ट वाला है वॉलेंट्री और सर्टेन ट्रांसफर टू बी इनवैलिड, वॉलेंट्री ट्रांसफर और वेरियस सर्टेन ट्रांसफर टू बी इनवैलिड। अब यहां हमने पीरियड देखा था बिफोर 6 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप, और फिर मैंने 6 मंथ्स के पहले का जो पीरियड था उसको लिखा था सब्जेक्ट टू 329 330। ये इसीलिए क्योंकि इस सेक्शन का 328 331 का एक ही लूपहोल है कि यहां बहुत कम पीरियड लिया गया है 6 मंथ्स का। ऐसा नहीं है डायरेक्टर को सिर्फ 6 मंथ्स पहले आइडिया रहेगा, अगर मैं डायरेक्टर रहता या आप डायरेक्टर रहते तो आपको 1-1.5 साल पहले से पता रहता है कि कंपनी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सेक्शन का लूपहोल है कि इसका पीरियड कम है, इस वजह से फिर 329 और 330 बनाना पड़ा, और 329 330 के अंदर लिखा है कि बिफोर 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप एंड विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, मतलब 1 साल बिफोर वाइंडिंग अप के पहले एंड 1 ईयर लास्ट वाइंडिंग, सेम मतलब यहां जैसे 6 मंथ्स था वैसे बिफोर 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप। ठीक है, नाउ बिफोर 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक, सो इन दिस केस अगर हम बोले बिफोर 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, ये वाला सिचुएशन अगर हम ले, तो आपने वाइंडिंग अप जिस दिन हुआ है, जैसे मैं आपको डेट बोला था कि वाइंडिंग अप का डेट है 30 जून 2025, तो उसके 6 मंथ्स पहले मतलब 31 ऑफ दिसंबर 2024, तो सॉरी 1 साल पहले, माय मिस्टेक, 1 साल पहले मतलब 30 जून 2024, उससे पहले अगर कोई भी ट्रांसफर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे वैलिड माना जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। पर ड्यूरिंग दैट 1 ईयर अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स किया है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या पेमेंट ऑफ ड्यूज किया है, सिमिलर सेक्शन है, सिर्फ टाइम लिमिट बढ़ाया है, सिमिलर सेक्शन है, टाइम लिमिट बढ़ाया है, फिर आपको सवाल आएगा सर बोला है चंपत, सर टाइम लिमिट ही सिर्फ बढ़ाना था, उसके लिए सेक्शन क्यों बढ़ाया, पहले ही सेक्शन में टाइम लिमिट बढ़ा के लिख देते थे सर, ये क्यों जबरदस्ती सेक्शन बढ़ाया सर? समझ में आएगा चंपत, थोड़ा चिल मार, बताता हूं क्यों बढ़ाया। यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये वाला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वॉलेंटरी कंसिडर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो तो वैलिड है, और ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है एंड नॉट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है तो वॉइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है, मैं ऐसा समझाना चाहूंगा आपको, ये समझो टाइमलाइन है, समझो ये टाइमलाइन है, यहां पे 30 जून 2026 को वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ, उसके पहले 6 मंथ्स मतलब 31 दिसंबर 2025 जो है वो आएगा, और उसके पहले 1 ईयर मतलब 30 जून 2026। ठीक है, ये 1 ईयर है। अगर आप 1 ईयर का पीरियड देखो, आप अगर 1 ईयर का पीरियड देखो तो एक कवर्ड है सेक्शन नंबर 329 में एंड 330 में, और 6 मंथ्स का पीरियड जो है वो 328 एंड 331 में कवर्ड है। अब सेक्शन की, ये दोनों सेक्शन का मकसद क्या है? पहला प्रिंसिपल ये है कि भाई साहब फ्रॉडुलेंटली, मतलब अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो ये 2 पीरियड है, तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ये एक पीरियड, ये एक पीरियड, इसको कहते हैं पीरियड ए और इसको कहते हैं पीरियड बी, पीरियड ए पीरियड बी। अब इसके अंदर अगर आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस किया, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मतलब किसी भी डेट को अगर आपने फ्रॉडुलेंटली प्रेफर कर लिया, मतलब क्रेडिटर की डेट है, रिलेटिव की डेट है, या उसका रिलेटिव का कंसिडरेशन देना है, वो अगर आपने किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका था, सिर्फ रिलेटिव को पेमेंट करना बाकी था, क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी था, वो अगर करना बाकी है, सिर्फ अगर वो सिर्फ पेमेंट करना बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस के केस में अगर मैं आपको मेंशन करूं तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस के केस ये ए पीरियड के अंदर वैलिड है, मतलब आपने क्रेडिटर रिलेटिव को अगर प्रायोरिटी के अंदर ए पीरियड के अंदर अगर आपने दे दिया पैसा, मतलब वो 6 मंथ्स में पैसा दे दिया, 6 मंथ्स पहले पैसा दे दिया, तो वो वैलिड है। लेकिन फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस अगर आप बी पीरियड में कर रहे हो तो इनवैलिड है।
तो इनवैलिड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को आपने याद रखना। मतलब फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस 6 महीने के पहले रहेगा तो वैलिड हो सकता है, सिर्फ इसका कंडीशन ये है, इसका कंडीशन ये है, आप पेमेंट भले ही प्रेफरेंस में करो, पेमेंट भले ही प्रेफरेंस में करो कि प्रेफरेंस में उसको पेमेंट दे दो, सिर्फ कंडीशन इसका ये है कि ये ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का होना चाहिए, ये ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का होना चाहिए एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है तो इवन दो इट इज अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, भले ही वो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए है, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा, ये ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा। ये इसका नेट इफेक्ट है। मतलब मैंने 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, वाइंडिंग अप के 6 महीने पहले मैंने मेरे रिलेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया। मेरी कंपनी फ्रूट्स बेचती थी तो मैंने मेरे रिलेटिव को फ्रूट्स बेचे थे, या तो फिर मेरी कंपनी फ्रूट्स खरीद बेचती थी तो मैंने रॉ मटेरियल के तौर पे मेरे रिलेटिव से फ्रूट्स खरीदे थे। वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे फ्रूट्स मिले, बदले में उसको पेमेंट करना था। मैंने उसको फटक के, बाकी सब क्रिएटर को मैं 50-50 दिन बाद पेमेंट करता हूं, उसको फटक करके पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंशियल पेमेंट कर दिया, तो वैलिड है। 6 मंथ्स पहले किया है, वैलिड है। सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन मीट होना चाहिए। क्लियर है? सर ये वाला, अगर यही कंडीशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन ये अगर हम बी पीरियड में लगाए, बी पीरियड में भी ये कंडीशन अगर हो रही है तो भी ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड ही होगा, भले ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो एंड भले ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हो, पर वो है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, पहले पेमेंट किया गया है, वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड ही रहेगा। ये इसका नेट इफेक्ट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले एक बार सुन लो तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। तो मैं चाहूंगा इसको कृपया लिख लीजिए। एंड 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है ये सेक्शन, पर अब ऐसा है कि बार बार इसको अगर आप रिपीट करोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। गो फॉर इट, फास्ट लिख लीजिए इसको। लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज।
बेटा अनिल बेटा ठीक से पढ़ो बेटा, 329 में 1 ईयर है। अनिल क्या कर रहे हो जीवन में? 329 में 1 ईयर ही बोला है, 328 में 6 मंथ्स का क्या पढ़ते हो, क्या मालूम जीवन में। चलो डन हो गया क्या सबका? बोलिए एक बार। चलो हो गया सबका? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है 332 इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, अब पहली बात तो फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या? तो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है, अब यहां थोड़ा मीनिंग बताऊंगा। चार्ज विच क्रिस्टलाइजेस ऑन ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट इज अ फ्लोटिंग चार्ज। ऐसा चार्ज जो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अ चार्ज विच कन्वर्ट टू फिक्स चार्ज, which convert to fixed charge based on event। based on क्या है बोले एक बार? इवेंट। फ्रैंकली बोलूं तो फ्लोटिंग चार्ज खुद में कोई चार्ज नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज खुद में एक सिर्फ प्रॉमिस है। फ्लोटिंग चार्ज खुद में एक प्रॉमिस है कि भैया हम आगे जाके फिक्स चार्ज बनेंगे, ऐसा वाला प्रॉमिस है। नॉर्मली जिन लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा होता है उनको लोन देना होता है, पर किसी कॉन्टिंजेंट इवेंट को वो घबराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक के पास मैं लोन लेने के लिए गया। मैंने आईसीआईसीआई बैंक को लोन मांगा कि हे बैंक मुझे 200 करोड़ का लोन दे दे। दर्शन इस्पात लिमिटेड के लिए मैंने लोन मांगा, 200 करोड़ का लोन दे दे। आईसीआईसीआई बैंक बोले सर आपको लोन तो दे देंगे, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 105th रैंक, सर आपको लोन तो हम दे देंगे सर। बोला तो दो ना। तो सर पर आगे की कॉन्टिंजेंसी का क्या? समझो तुम्हारे यहां वर्कमैन का स्ट्राइक हो गया, वर्कमैन का स्ट्राइक हो गया। समझो सर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई। समझो सर प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेच रहे हो, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया या टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, तो सर क्या करेंगे? मैं बोला अगर ये सब चीजें होगी तो ऐसे सिचुएशन में आप बताओ क्या करना चाहिए जीवन में। ठीक, तो पर मैंने बोला ये चीजें होगी तो ना, ऐसा भी तो हो सकता है ये चीजें ना हो। मेरी कंपनी स्ट्रांग है भाई, आपको अनसिक्योर्ड लोन देना पड़ेगा। वो बोले सर आपको अनसिक्योर्ड हम दे देंगे, अनसिक्योर्ड दे देंगे, पर सर कोई दिक्कत नहीं, ये अगर चीजें हुई तो उसका क्या करेंगे? इन इवेंट तो ये इवेंट तो आपके कंट्रोल के बाहर है। मैं बोला हाँ ठीक है, तो क्या करे? तो बोले सर एक वादा दो, एक प्रॉमिस दो सर। मैंने बोला क्या? बोले सर वादा रहा प्यार से। मैं बोला ये गाना मत गा, तू पहले वादा बता क्या है। तो बोले सर एक प्रॉमिस दो हमको कि अगर इनमें से कोई इवेंट होता है, कोई इवेंट होता है तो हमारा जो ये अनसिक्योर्ड चार्ज है, अनसिक्योर्ड चार्ज है, ये सिक्योर्ड बन जाएगा, सिक्योर्ड बन जाएगा। मैं बोला यार तुम्हारा अनसिक्योर्ड चार्ज चलो ठीक है, कोई ये इनमें से कोई भी इवेंट हुआ तो अनसिक्योर्ड चार्ज सिक्योर्ड बन जाएगा, पर काय के ऊपर बनेगा? उस वक्त तो असेट्स लायबिलिटी हो सकता है चेंज हुई होगी, ओल्ड असेट बेच के नई असेट आई होगी। तो बोले सर एक काम करो, ये चार्ज अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड होगा, ये उन असेट्स के ऊपर सिक्योर्ड होगा जो असेट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी आपकी बैलेंस शीट में, जो असेट उस वक्त आपके बैलेंस शीट में, फ्यूचर असेट्स के ऊपर ये चार्ज है, फ्यूचर असेट्स के ऊपर चार्ज है। उस वक्त इवेंट के वक्त जो असेट्स बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी उसके ऊपर हमारा पहला सिक्योर्ड चार्ज हो जाएगा। मतलब सर हम फिक्स चार्ज होल्डर हो जाएंगे, मतलब हम सिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएंगे और प्रायोरिटी 1 में हमको पेमेंट मिलना चाहिए फ्यूचर असेट्स में से। मैं बोला ठीक है चलेगा, पर ये इवेंट हुए तो ना? तो बोले हाँ। मैं बोला अगर कभी इवेंट ही नहीं हुए, समझो इनमें से कोई इवेंट ही नहीं हुआ, नो इवेंट, कोई इवेंट ऑकर नहीं हुआ, नो इवेंट ऑकर्ड, कोई इवेंट नहीं हुआ, और मैंने बोला कोई इवेंट नहीं हुआ और वाइंडिंग अप हो गया तो? हाँ कोई इवेंट नहीं हुआ पर वाइंडिंग अप हो गया, वॉलंटरली हमने वाइंड अप कर लिया तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कोई इवेंट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अनसिक्योर्ड के अनसिक्योर्ड ही रहेंगे। मैं बोला ठीक है भाई चलेगा। अगर इनमें से कोई वर्कमैन स्ट्राइक होता है, नेचुरल कैलेमिटी होता है, ट्रेंड चेंज होता है, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन होता है, या टेक्नोलॉजी चेंज होता है, पेजर से टेक्नोलॉजी मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो गई, वो होता है, तो ऐसे केस में वो बोले कि सर हम सिक्योर्ड चाहिए तो हमको फ्यूचर असेट्स के ऊपर चार्ज चाहिए, जो फ्यूचर आपके असेट्स रहेंगे वो हमारी सिक्योरिटी में रहेंगे। बोला ठीक है, पर मैंने बोला इवेंट नहीं हुआ और वाइंडिंग अप हो गया एंड तक के, तो हमने वॉलंटरी वाइंड अप किया, इसमें से कोई इवेंट नहीं हुआ। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, अगर इवेंट नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ तो सर हम अनसिक्योर्ड रहेंगे, अनसिक्योर्ड के क्रेडिट में बैठेंगे, कोई अभी भी तो अनसिक्योर्ड है, क्या दिक्कत है? बोला ठीक है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज।
तो फ्लोटिंग चार्ज भाई साहब कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ वादा है कि दिए हुए इवेंट में से कोई भी हुआ तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने फ्लोटिंग चार्ज तब नहीं पढ़ाया, अब यहां पे समझा दिया कि फ्लोटिंग चार्ज क्या है। अब इससे एक्चुअली क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज के अंदर आप कोई भी इवेंट लिख सकते हो। आप इवेंट कौन से लिख सकते हो, आप एनी इवेंट लिख सकते हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने मेरे रिलेटिव से दर्शन इस्पात लिमिटेड में लोन लिया। क्या लिया बोले एक बार, लोन लिया दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर, और ये लोन चल रहा था। लेकिन जब मेरे को वाइंडिंग अप की खबर आई तो मैंने रिलेटिव को मेरे फ्लोटिंग चार्ज दे दिया। क्या चार्ज, कौन सा चार्ज दे दिया बोले एक बार, जैसे फ्लोटिंग चार्ज दे दिया, और उसके अंदर इवेंट लिख दिया कंपनी का वाइंडिंग अप, इवेंट लिख दिया कंपनी का वाइंडिंग अप। अब ऐसे केस में अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया तो अल्टीमेटली मतलब रिलेटिव फ्लोटिंग, मतलब नीचे जो क्रेड है, नीचे के क्रेड से उठ के सीधा फिक्स चार्ज में आ जाएगा, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएगा। जो अनसिक्योर्ड था वो उठ के सीधा सिक्योर्ड में आ जाएगा, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा। ये आई गेस फोर्थ प्रायोरिटी में है फ्लोटिंग चार्ज, फोर्थ प्रायोरिटी से उठ के सीधा फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा बिकॉज ऑफ वाइंडिंग अप इवेंट। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, लोन तो कब से था, ठीक है, ये तो गलत है। हाँ ये सही है कि भैया रिलेटिव से अभी मैं लोन ले रहा हूं, रिलेटिव से अभी दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर मैं लोन ले रहा हूं, कैश लोन है भाई, कैश मतलब नोटों की गड्डियां नहीं आ रही, कैश मतलब राइट, अभी लोन ले रहा हूं और उसके ऊपर मैं फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, अभी कंपनी को कैश मिल रहा है और अभी फ्लोटिंग चार्ज में क्रिएट कर रहा हूं। ये पास्ट लोन था, ये पास्ट लोन था, उसके ऊपर अभी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, पर अभी रिलेटिव से लोन ले रहा हूं, उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, तो कंपनी को तो कैश मिल रहा है ना भाई अभी। तो अगर ये फ्लोटिंग चार्ज मैं क्रिएट कर रहा हूं तो ये जरूर वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी कैश मिल रहा है, अभी चीजें मिल रही है, उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज हो रहा है, राइट, पर पास्ट लोन था उसको अभी तुम फ्लोटिंग चार्ज में डाल रहे हो, इनवैलिड, ठीक है। सो यहां पे A charge created on occurrence of a specific event is a floating charge. इसके अंदर 12 महीने का पीरियड है। अब ये बेयर टेक्स्ट में लिखा है इसलिए 12 मंथ्स हमको समझना पड़ेगा। सो वाइंडिंग अप के 12 मंथ्स बिफोर, 12 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप के पहले के 12 मंथ्स, उसके पहले बिफोर 12 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप अगर कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है वॉलंटरीली तो वैलिड है, कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है वॉलंटरीली तो वैलिड है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी कोई भी फ्लोटिंग चार्ज वॉलंटरीली क्रिएट किया है तो वैलिड है, ये ऊपर ही वैलिड हो गया। अब ये 12 मंथ्स का यहां पे दिया गया है, विद इन 12 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप का ये क्रेड है। अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है वॉलंटरीली क्रिएट किया है, ठीक है, अगर वॉलंटरी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है और कंपनी सॉल्वेंट है तो फ्लोटिंग चार्ज वैलिड रहेगा। अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो वैलिड है, सॉल्वेंट है मतलब भैया सभी लाइबिलिटीज असेट से पे हो जा रही है, तो कंपनी सॉल्वेंट है तो ये फ्लोटिंग चार्ज वैलिड रहेगा। या तो फिर ये चार्ज क्रिएट किया गया है कैश लोन के लिए, कैश लोन के लिए क्रिएट किया गया है तो ये फ्लोटिंग चार्ज वैलिड रहेगा। मतलब कैश लोन जो अभी मैंने रिलेटिव का कैश लोन बताया उसके लिए किया है तो फ्लोटिंग चार्ज वैलिड रहेगा, उसके ऊपर 5% पर एनम का इंटरेस्ट भी वैलिड रहेगा, इंटरेस्ट भी वैलिड रहेगा। लेकिन अगर ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है पास्ट लोन के लिए या फ्यूचर लोन के लिए कि फ्यूचर में पैसा आएगा या पास्ट में पैसा आया था तो वो वॉइड हो जाएगा, ये फ्लोटिंग चार्ज आप वैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर कैश लोन के लिए है तो वैलिड है प्लस 5% इंटरेस्ट, एंड बिफोर 12 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप के लिए है तो ऐसे सिचुएशन में भी वैलिड है। ये चीज को आपने याद रखिएगा, ठीक है। चल मैं चाहूंगा कि इतना सब जो मैंने लिख के रखा है कृपया लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। क्योंकि अनिल वो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है बेटा, इवन दो इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएबल कंसिडरेशन बट स्टिल इट इज अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, इसलिए वॉइड है वो।
डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया। सो यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज वाला भी एरिया आपका पूरे तरीके से होता है खत्म। अब ये होने के बाद में सभी कंटेंट आई गेस आपने रीड किया होगा, आई होप सो, ठीक है। और अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 333 के ऊपर, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ द ओनरस प्रॉपर्टी। जो ओनरस प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्लेमर। अब सवाल उठता है कि ये ओनरस प्रॉपर्टी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ओनरस प्रॉपर्टी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये पहले हमको समझना जरूरी है। आई गेस ओनरस प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू। नहीं होल्ड, ठीक है। लाइव स्ट्रीम वाले आप रुके रहिए, हमको नियरली ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना है, सीए का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना है यूट्यूब पे, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम वाले आप रुके रहिए, रहे जो बचे हुए बच्चे हैं, ठीक है, जीडीपीडी वाले, आपके लिए लेक्चर यहीं पे काफी होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। वाइंडिंग अप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू होगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।